क्लास 10th आज का आपका टॉपिक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वीडियो का सेकंड पार्ट है, चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था, तो आज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, जिसमें हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पढ़ना है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, यानी जो लोहा और इस्पात उद्योग है उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं अन्य उद्योगों के लिए। हेवी, मीडियम एंड लाइट, यानी इसके 3 भाग हैं। हेवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, यानी कि किस प्रकार की मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods। यानी कि स्टील जो है उसके विनिर्माण से विविध प्रकार की इंजीनियरिंग गुड्स मीन्स अभियांत्रिक वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मीन्स निर्माण सामग्री, डिफेंस मीन्स रक्षा संबंधी उपकरण, मेडिकल चिकित्सकीय उपकरण, टेलीफोनिक मीन्स टेलीफोन से रिलेटेड, एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट का मतलब वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए, एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए आयरन एंड स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इस उद्योग को हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है कि व्हाई इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया, कि क्यों प्रति व्यक्ति जो उपयोग है स्टील का वो काफ़ी कम है भारत में। प्रेजेंटली देयर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मेनी मिनी स्टील प्लांट्स इन इंडिया। सी द अपेंडिक्स एंड मार्क दीज ऑन द मैप ऑफ इंडिया, कि हमें मैप पर देखना है कि कहाँ कहाँ पर जो है ये जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स लगाए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमारा ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स का मैप है, जिसमें आपको मेनली जो है ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में दिख रहे हैं, जिनमें कि बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, रूरकेला, भिलाई जो है ये मेन आपके यूनिट्स हैं यहाँ पर। इसके बाद कर्नाटका में है विजयनगर एंड भद्रावती, और तमिलनाडु में सेलम, ये मेजर प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, ये साइज में जैसा कि लग रहा है देखने में कि स्मॉलर है, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, use steel scrap and sponge iron. They have re-rollers that use steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specifications। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मिनी स्टील प्लांट्स हैं वो साइज में छोटे होते हैं। यहाँ पर हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस, यूज स्टील स्क्रैप, यहाँ पर स्टील स्क्रैप्स का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फर्नेसेस से स्पॉन्ज आयरन तैयार किया जाता है, और उसके बाद री रोल करके डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं उनको बनाया जाता है। और इसके बाद क्योंकि बहुत माइल्ड होता है तो इसमें यानी माइल्ड बना दिया जाता है, फिर इससे जो है वो अलॉय तैयार यानी अदर मिनरल्स जो हैं उसमें मिक्स करके अलॉय तैयार किया जाता है। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज़ लार्ज, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ में। हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये सब कुछ जो है वो अपने आप में निहित रखते हैं, और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलता है इनके साइज से, फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, यानी यहाँ पर कच्चे माल से स्टील बनाने का काम, रोलिंग एंड शेपिंग का काम भी किया जाता है। इसके बाद है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वाइल टेस्को मार्केट्स इट्स प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ द नेम ऑफ द टाटा स्टील। ये बहुत जाने माने नाम है। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील, यानी कि 1950 में चाइना और इंडिया दोनों ने लगभग
एक ही गुणवत्ता का स्टील जो है वो उत्पादित किया। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज जो है वो चाइना एक बड़ा उत्पादक है स्टील का। चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, साथ ही साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंटेड फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड, यानी कि विश्व के कुल जो ग्लोबल ट्रेड था उसका 2.2% जो है वो इंडिया के द्वारा निर्यात किया गया। इसके बाद है कि आइडियल लोकेशन कहाँ है इसकी। जैसे कॉटन टेक्सटाइल का था महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र के ब्लैक सॉइल वाले एरियाज़। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री को कंसंट्रेट किया गया महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। जूट इंडस्ट्री हुगली और वेस्ट बंगाल में। इसी प्रकार से जो आयरन एंड स्टील है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, यानी छोटा नागपुर प्रदेश जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीज़न है वो द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, वहाँ पर अधिकतम विकेंद्रीकृत इस उद्योग को किया गया है। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यानी इस उद्योग का अपने आप में बहुत बड़ा होना बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस, और उससे जुड़े हुए जो फ़ायदे हैं इस उद्योग को वहाँ उसी भौगोलिक प्रदेश में मिल पाना। दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यानी इस उद्योग का वहीं विकसित होना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है उसका मेन कंसंट्रेशन आयरन एंड स्टील का वहीं है, वहीं कंसंट्रेट, क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं है, आपके पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, लेबर है, सब कुछ वहीं पर मिल जाता है। तो दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, क्योंकि क्या है इसके कंसंट्रेशन होने का कारण कि सबसे पहले तो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, यानी जो लौह अयस्क है वो सस्ते में यहाँ मिल जाता है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक ही उत्कृष्ट किस्म का जो रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध है। चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, यानी सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं और घरेलू बाजार में इसके ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। तो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट, यानी हालांकि भारत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है लोहा और इस्पात उद्योग के विकसित होने में विश्व में। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, लेकिन उसके उपरांत भी हम अपने पूरी संभावनाओं का जो प्रदर्शन है वो नहीं कर पाते कुछ स्वदेशी कारणों से। नंबर 1, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, यानी कि हमारे यहाँ लोहे को पिघलाने के लिए जिससे कि अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए तो कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है, जिसकी कि काफ़ी कमी है। सेकंड है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर इस उद्योग में काम करते हैं उनके उत्पादनशीलता काफ़ी कम है। थर्ड है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी सप्लाई है वो अनियमित है। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो आवश्यक और बुनियादी ढांचा है वो काफ़ी कमज़ोर है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़, इसलिए हमें अच्छी गुणवत्ता का जो स्टील है उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट, हालांकि संपूर्ण जो उत्पादन है स्टील का पर्याप्त है टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड, जिससे कि हमारी घरेलू मांग जो है उसका लगभग पूरा हो जाना जो है वो हो जाता है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि उदारीकरण और विदेशी पूंजी के निवेश का जो प्रत्यक्ष मार्ग है हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री, उससे इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है विद द एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेनर्स, और इससे जो निजी संगठक हैं उनके भी प्रयास इसमें काफ़ी सार्थक हैं। देयर इज़ अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कंप्यूटेटिवली, यानी कि और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है इस उद्योग को और अधिक विकसित बनाने के लिए। उसके बाद अगला जो उद्योग है हमें इस चैप्टर से वो पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का
कुछ पार्ट है जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ये जो हैं ये सभी पहले ही इन्हें डिलीट किया जा चुका था। तो इसलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, यानी ऑटोमोबाइल जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमें व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट, जिससे कि हम शीघ्र यातायात कर सके ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स को। ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये सभी प्रकार के जो वाहन हैं उनका विनिर्माण भारत में होता है एट वेरियस सेंटर्स, विविध केंद्रों पर। आफ्टर द लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति के आने के बाद द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट, यानी कि बाजार में सभी प्रकार के जो वाहन हैं उनके समकालीन जो मॉडल्स हैं वो हमारे बाजार में उनकी मांग भी है और दिखाई भी देते हैं, विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। और ये इस उद्योग के लिए काफ़ी स्वस्थ ग्रोथ के तौर पर या हेल्दी ग्रोथ के तौर पर इसे देखा जाता है। अब द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, जिसमें कि पैसेंजर कार्स का जो मार्केट है हमारे यहाँ वो काफ़ी प्रॉस्परस है। 2 and 3 व्हीलर्स का भी जो मार्केट है वहाँ भी वाइड रेंज जो है वो देखने को मिलती है। दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स, यानी पिछले 15 वर्षों में इस उद्योग में हमने एक लंबी छलांग जो है वो अनुभव की है या एक लंबी छलांग लगाई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स, यानी कि विश्व स्तर पर इस उद्योग को विकसित करने के लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी विदेशी पूंजी का निवेश किया जाना है इस उद्योग के लिए, नई तकनीकी का आना और अन्य कंपनियों के साथ यानी कि कोलैबोरेट करना जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुआ। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स। आज वर्तमान में हमारे देश में पैसेंजर कार्स के 15 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। तो इस तरह से ये हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, यानी कि हमारा सूचना और प्रौद्योगिकी। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, पेजर्स, telephone exchange, radars, computers and many other equipment required by the telecommunication industry। यानी ये सभी जो हैं ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो कि हमारे देश में वाइड रेंज में अवेलेबल है। बेंगलोर हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कर्नाटक का जो बेंगलोर शहर है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी हमारे देश में प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है इस उद्योग ने और इस उद्योग का बहुत अधिक इम्पैक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। अप टू 31 मार्च 2005 द आईटी इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओवर 1 मिलियन पर्सनस। यहाँ पर 1 मिलियन पर्सनस को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया है इन्होंने। दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 8-fold इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, यानी अगले 3 से 4 वर्षों में ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि 3 से 4 गुना और ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो 3-4 वर्षों में लगभग 8 गुनी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। इट इज़ इनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन, यानी कि इस सेक्टर में जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है उसमें से 30% जो है वो महिलाएं हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 ईयर्स, यानी पिछले 2 और 3 वर्षों में ये जो उद्योग है ये सबसे अधिक विदेशी पूंजी का इसने
अर्जित किया है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर, यानी इसके जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेक्टर्स हैं उनके माध्यम से। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के क्षेत्र में काफ़ी सफलता इस सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग को मिलती है। उसके बाद क्या है कि सारे उद्योग जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, और उसके बाद जब उद्योग होते हैं तो पॉल्यूशन भी होता है। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है ये है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षय। Although industries contribute significantly to the India's economic growth and development and the increase in pollution of land, water, air, noise, यानी कि हालांकि जो उद्योग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कंट्रीब्यूट करते हैं देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में, लेकिन उनके साथ ही साथ जो है वो औद्योगिक प्रदूषण भी बढ़ता जाता है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइस एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और इससे हमारा जो पर्यावरण उसका क्षय और विनाश जो है वो होता है। दैट दे हैव कॉज्ड, और ये उद्योग जो हैं वो सभी प्रदूषण का कारण बनते हैं। कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी ये जो उद्योग हैं उनसे 4 प्रकार का जो प्रदूषण है वो देखने में आता है। एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस। द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स, और सबसे बड़े जो पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज करने वाले इंडस्ट्रीज हैं वो हैं थर्मल पावर प्लांट्स। तो फर्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, यानी कि हमारे वातावरण में अनचाही गैसेस का मौजूद होना हाई प्रोपोर्शन में एयर पॉल्यूशन कहलाता है, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, यानी ये सॉलिड पार्टिकल्स में भी हो सकता है और ये लिक्विड पार्टिकल्स में भी होता है, जो कि पॉल्यूटेंट्स के रूप में वातावरण में छोड़ा जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा। लाइक डस्ट स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज इमिटेड बाई केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ने वाले जो उद्योग हैं वो हैं केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ब्रिक क्लेन्स, यानी जो ईंटों के भट्टे हैं, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स, यानी कि ये जो धातुओं को पिघलाने वाले उद्योग हैं ये धातुओं को पिघलाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एज अवशेष ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल। कोयले का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो जिनके कारण कि बहुत अधिक धुआं जो है वो निकलता है इन उद्योगों के कारण। और ये सभी जो हैं ये पॉल्यूशन के लिए बनाए गए जो नॉर्म्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ होते हैं। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डियस, यानी कि जो विषैली गैसें हैं उनका लीक होना बहुत एक खराब स्थिति होता है। विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इनका बहुत लंबे समय तक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड है वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी ये जो उद्योगों का कार्बनिक और अकार्बनिक वेस्ट होता है एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, जो जिस कचरे का निस्तारण नदियों में कर दिया जाता है सीधे ही वाटर पॉल्यूशन का कारण होता है। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर, यानी मुख्य जो कल्प्रिट्स हैं इसके वो हैं रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, टेनरीज एंड electroplating industries that let out dyes. Detergents, acids, salts and heavy metals like lead, mercury, pesticide, fertilizers, synthetic chemical with carbon, plastics and rubber etc. ये सभी जो हैं ये किन्हीं रूप में जो है वो पॉल्यूटेंट्स जनरेट करते हैं और फिर जनरेट करके सीधे ही उद्योगों के द्वारा डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं नदियों में या वाटर बॉडीज़ में, जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो प्लास्टिक एंड रबर एक्सेट्रा इनटू द वाटर बॉडीज, फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लेज आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। फ्लाई ऐश का मतलब जो थर्मल प्लांट्स हैं उनसे निकलने वाले फ्लाई ऐश
फॉस्फोजिप्सम, जहाँ पर सीमेंट बनाने के कारखाने होते हैं वहाँ पर फॉस्फोजिप्सम जो है एक बड़ी समस्या होता है, क्योंकि जो लेबर और संपर्क में आने वाले जो भी पर्सन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको पल्मोनरी डिजीजेज इसके कारण हो जाती हैं। आयरन एंड स्टील स्लेज आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया, यानी कि ये भारत में मेजर सॉलिड वेस्ट है जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर occurs when hot water from factories and thermal plant is drained into rivers and ponds before cooling, यानी ठंडा होने से पहले ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, कि इनका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव होता है कि बिफोर कूलिंग जब इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो पूरी तरह से नष्ट प्राय हो जाते हैं, क्योंकि गर्म पानी जो है वो जल जीवों को नुकसान पहुंचाता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि जो मृदा और जल प्रदूषण है वो बहुत ही प्रगाढ़ संबंधी होते हैं, क्योंकि पहले मृदा प्रदूषित होती है और फिर उसके बाद जल उसके संपर्क में आता है तो जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा थर्मल पॉल्यूशन। और नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, ये हमारे क्रोध और गुस्सा का परिणाम नहीं होता। इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी इससे हमारी जो श्रवण शक्ति है उसको नुकसान पहुंचता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इससे हार्ट रेट बढ़ जाती है एंड ब्लड प्रेशर जो है उसके बढ़ने की संभावना होती है। अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, और बहुत सारे अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इसके कारण होते हैं। अनवांटेड साउंड्स इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो अनचाही आवाज़ें होती हैं वो हमें हमारी श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं और ये हमें स्ट्रेस में लाने का सोर्स होती है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज एंड पेन्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइस, यानी इन सभी के कारण बहुत अधिक शोर होता है, जिस शोर से नॉइस पॉल्यूशन जनरेट होता है। ये हो गया। फिर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि अब ये जो पर्यावरणीय विषय है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो उसके कई सारे जो रीजंस हैं वो यहाँ पर बताए गए कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाई आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। हाउ कैन बी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? सम सजेशंस आर, यानी 1 लीटर किसी उद्योग से डिस्चार्ज किया गया पानी जो है वो किसी भी वाटर बॉडी को 8 गुना नुकसान पहुंचाता है किसी यानी अन्य प्रकार के जल से, क्योंकि उसकी गुणवत्ता जो होती है वो 8 गुनी खराब होती है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है? सम सजेशंस आर, नंबर 1, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी कि कम से कम जल का उपयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोसेसिंग करके शुद्ध किया जाए। रीयूजिंग, उसे पुनः यूज़ किया जाए, एंड रिसाइकलिंग, उसे पुनः बार बार रिसाइकल करके 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस तक यूज में लाया जाए। सेकंड है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, जल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेन वाटर का इस्तेमाल किया जाए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि जल की शुद्धता के लिए उसका उपचार किया जाए, वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले उन्हें ठंडा किया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases, यानी 3 चक्रों में इसको शुद्ध करने की प्रक्रिया की जाए। ऑप्शन ए है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, बी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल मीन्स, सी है टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, यानी इस प्रकार से जो व्यर्थ में ही जो जल यानी व्यर्थ हो रहा था उसको पुनः हम रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद है कि ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर, यानी जहाँ पर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स जो हैं उनको इन उद्योगों के कारण काफ़ी खतरा है, जिससे कि हमारा जो अधोभौमिक जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको नुकसान लगातार पहुंच रहा है। रिसोर्सेज ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको लीगली नीड है कि उन्हें रेगुलेट किया जाए। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, and inertial
सेपरेटर्स यानी ये सभी उपकरण जो हैं उद्योगों में लगाए जाएं जिससे कि धुएं को नियंत्रित किया जा सके। और जो फिल्टर्स वगैरह हैं उनको तो साफ़ किया जा सके, स्क्रबर्स लगाने चाहिए, सेपरेटर्स लगाने चाहिए। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, यानी कि कोल के इस्तेमाल की बजाय ऑयल और गैस पर जोर दिया जाना चाहिए। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स, और कहीं भी जनरेटर्स वगैरह की अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर अच्छी मशीनरी और उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए विद साइलेंसर्स। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइंड, अधिकांश जो मशीनरी है उसको रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, जिससे उसकी ऊर्जा पर्याप्तता को बढ़ाया जा सके, एंड रिड्यूस नॉइस, आवाज़ को सीमित किया जा सके। नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, यानी कि पर्सनल यूज़ में आने वाले जो ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स हैं उनका भी कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता तो है लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न जो है इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए इस पर काम किया जाना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन शोज द वे, उन्होंने एक रास्ता दिखाया है जिसे कि उद्योगों को फॉलो करना चाहिए। एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। एनटीपीसी जो हैं भारत के बड़े ऊर्जा प्रदान करने वाले संस्थान हैं। द कॉरपोरेशन हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच द प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेस वेयर इट इज़ सेटिंग अप पावर प्लांट्स, यानी ये ध्यान देते हैं जहाँ पर पावर प्लांट्स को सेट किया जाता है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू, और ये इन सभी रीजंस के कारण पॉसिबल हो पाता है। नंबर 1, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ पर अधिकतम जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है वे सभी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस होते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम अपग्रेड भी किया जाता है। सेकंड है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, यानी अधिकतम जो राख या जो ऐश के रूप में वातावरण में छोड़े जाते हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, यानी ऐश को मैनेज किया जाना चाहिए। और इसका जो यानी कि मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए इससे निकलने वाले जो भी ऐश है उसको। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, तथा जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स हो वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स लगाई जाती हैं एनटीपीसी के द्वारा फॉर नर्सरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे कि उस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जाए, एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर अफॉरेस्टेशन, और विशेष रूप से अफॉरेस्टेशन के लिए बहुत सारे व्हीकल्स को लगाया जाता है जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रीनरी जो है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से पर्यावरण में जो प्रदूषक तत्व हैं राख के रूप में उन सभी को भी यानी कि रिसाइकलिंग के तौर पर मैनेज किया जाना चाहिए। एंड लास्ट है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, यानी थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन है उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, रिव्यूज़ एंड ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करते हैं। मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस, ताकि सभी पावर स्टेशंस जो हैं उन पर एक नज़र बनाए रखी जा सके, जिससे कि उस डाटाबेस के आधार पर मैनेज किया जा सके और मॉनिटरिंग से कितने पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में जा रहे हैं उनको मैनेज करने में मदद मिले। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था, तो आपको समझ आ गया होगा। और एनटीपीसी जो है वो मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है भारत के। इट हैज़ आईएसओ सर्टिफिकेशन, इन्हें आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है फॉर ईएमएस। ईएमएस का मतलब होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, और ये पूरी तरह से इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं, ग्रीन बेल्ट्स को
अफॉरेस्टेशन के द्वारा डेवलप करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था पॉल्यूशन पर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।